हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट्स टेक जुडिशरी। सो गाइस, आज की वीडियो में हम ऑर्डर 26 को लेंगे। इससे पहले वीडियो की कंटिन्यूएशन में ये वीडियो है, क्योंकि उसमें मैंने कमीशन से रिलेटेड जो सेक्शंस हैं वो करवाए थे, और इसमें हम करेंगे ऑर्डर 26 में से आप कह लीजिए प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है, और मेंस में भी जो छोटे क्वेश्चंस हैं वो बन जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कमीशंस को। आपने 75 सेक्शन में पढ़ा था कि कमीशंस जो है कैसे कैसे इशू किया जाता है, किस पर्पज़ के लिए, जैसे विटनेसेस को एग्ज़ामिन करने के लिए, प्रॉपर्टी का एस्टिमेशन के लिए, अकाउंट्स वगैरह, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस। तो उसी को एलेबोरेट कैसे करेंगे ये रूल्स में लिखा हुआ है। तो रूल 1 से लेके रूल 8 जो है वो डील करता है आपका विटनेसेस से, ठीक है। सेक्शन जो 75-78 तक हमने पढ़ा, उसमें जो 75 का ए था टू एग्जामिन एनी पर्सन, तो उसी में आता है रूल 1 से लेकर 8 तक। रूल 1 कहता है कि कौन से केसेस हैं जिसमें कोर्ट कमीशन को इशू करता है विटनेस को एग्जामिन करने के लिए। ध्यान देना, 75 के ए में हमने क्या पढ़ा था, टू एग्जामिन एनी पर्सन। यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, टू एग्जामिन विटनेस, यानी कि कोई भी कोर्ट जो है वो इशू कर सकती है कमीशन को। तो यहाँ पर्पज़ क्या होगा, इंटेरोगेटरीज या फिर दूसरी, अदरवाइज भी लिखा है, यानी कि लिमिट नहीं किया है, यानी कि इंटेरोगेटरीज में क्वेश्चंस वगैरह होते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है, ऑर्डर 11 मैंने करवाया हुआ है, तो आप चेकआउट कीजिएगा उसको। तो उसमें भी और दूसरी तरह से भी जो है कमीशन इशू किया जा सकता है। और कौन कौन से पर्सन एग्जेम्प्ट हो सकते हैं, कौन कौन से पर्सन का एग्जामिन किया जा सकता है, जो पर्सन एग्जेम्प्ट हैं इस कोड के तहत, जो अटेंड नहीं कर सकते या वो बीमार हैं, इन्फर्म हैं, ठीक है, उनके लिए क्या होगा, कमीशन इशू हो जाएगा। उसके बाद है प्रोवाइडेड। प्रोवाइजो कहता है कि कोई रीज़न है, सपोज कीजिए, तो वहाँ पे इशू आप नहीं कर सकते, ठीक है। फिर एक्सप्लेनेशन कहती है कोर्ट जो है पर्पज़, इस पर्पज़ के लिए, इस रूल में जो पर्पज़ है, पर्पज़ क्या है, इंटेरोगेटरीज का या फिर अदरवाइज, तो वहाँ पे क्या करेगा कि मान लो कोई बीमार है, ठीक है, इन्फर्म है, तो उसको एग्जामिन के लिए कमीशन भेजेगा। तो वहाँ पे जो है बीमार होने का एक सर्टिफिकेट भी वो ले सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है किसी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से, जो साइन करके देगा, ठीक है। रूल 2 कहता है ऑर्डर दिया जाएगा कमीशन का, यानी कि जो कमीशन का ऑर्डर है वो इशू हो जाएगा, या तो कोर्ट खुद कर ले या फिर कोई भी पार्टी जो है एफिडेविट देकर एप्लीकेशन कोर्ट में दे सकती है। तो दो चीज़ें यहाँ पे इम्पोर्टेंट हैं, या तो कोर्ट खुद इशू कर दे या फिर एप्लीकेशन के तहत किसकी, पार्टी की। रूल 3 फिर बात करता है वेयर विटनेस रिसाइड्स विद इन कोर्ट्स जुरिस्डिक्शन, यानी कि कमीशन वहाँ पे भी इशू हो सकता है जहाँ पे कोर्ट की लिमिट में ही जो वो पर्सन है, विटनेस है, वो रहता है, वहाँ पे भी एग्जीक्यूट किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद रूल 4 कहता है कौन से पर्सन हैं जिनके लिए कमीशन इशू हो सकता है, ठीक है। थर्ड में हमने किया कि जो कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में ही रह रहा है, लेकिन रूल 4 डिफर करता है, क्योंकि यहाँ पे वो पर्सन हैं जो लिमिट के बाहर हैं, ठीक है। देखो कैसे हैं, ए में लिखा है कि पर्सन जो है वो जुरिस्डिक्शन से बाहर रहता है, किसकी जुरिस्डिक्शन, कोर्ट की, तो वहाँ पे भी इशू हो सकता है। कोमा है, यानी कि सिचुएशन है, और कौन सी सिचुएशन हो सकती है कि कोई पर्सन है जो छोड़ने वाला है, अबाउट टू लिव सच लिमिट्स, इन लिमिट्स को छोड़ने वाला है, किसकी, कोर्ट की लिमिट को छोड़ने वाला है, वहाँ पर भी। और तीसरी कंडीशन है, ऐसी सर्विस है उस पर्सन की, गवर्नमेंट सर्विस है, जिसमें वो अपनी सर्विस को छोड़कर नहीं आ सकता कोर्ट में, तो वहाँ पे भी क्या होगा, कमीशन को इशू कर लिया जाएगा। तो ये कंडीशनल हैं तीनों, रट लीजिएगा इन्हें, ये आपके मेंस का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, ठीक है। थर्ड में हमने बात की
जो कोर्ट की लिमिट है वहाँ पे रहता है वहाँ पे भी इशू हो सकता है, और बाहर है वो भी इशू हो सकता है। फोर्थ में 3 सिचुएशन है, वो याद करनी पड़ेंगी। प्रोवाइडेड, फिर देखो क्या बात कहता है। प्रोवाइडेड कहता है कि ऑर्डर 26 रूल 19 आगे आएगा, उसके तहत जो है पर्सन को ऑर्डर नहीं, जहाँ पे ऑर्डर नहीं दिया जा सकता वहाँ पे भी कमीशन इशू हो जाता है। आगे आप पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। रूल 19 कुछ नहीं है, रूल 19 के अंदर जो है बाहर से ऑर्डर आते हैं, यानी कि फॉरेन में जो है यहाँ के किसी विटनेस को एग्जामिन करने के लिए जब कमीशन इशू किया जाता है हमारी गवर्नमेंट, हमारे हाई कोर्ट द्वारा, तो उस चीज़ को लेके है रूल 19। तो उसी के लिए कहा गया है कि जहाँ ऑर्डर 26 रूल 19 में एक पर्सन अटेंड नहीं कर सकता तो वहाँ पे भी कमीशन इशू हो जाएगा। फर्दर प्रोवाइजो बात करता है दैट कमीशन फॉर एग्जामिनेशन ऑफ सच पर्सन, ठीक है, यानी कि केवल इंटेरोगेटरीज की बात की है। कमीशन जो है इंटेरोगेटरीज में जो एग्जामिन किसी पर्सन को करना है, यानी कि दूसरी पार्टी ने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं इंटेरोगेटरीज में, उसके लिए अगर इशू करना है तो वो इशू नहीं तब तक नहीं होगा जब तक कोर्ट उसको ज़रूरी नहीं समझती, ठीक है, जब तक कोर्ट उसको ज़रूरी नहीं समझती। उसके बाद सेकंड सब रूल कह रहा है ये जो कमीशन है ये आप किसी भी कोर्ट को दे सकते हैं, इशू कर सकते हैं, लेकिन हाई कोर्ट को नहीं कर सकते। हाई कोर्ट का भी काम है, वो आगे आएगा, रूल 19 के बाद आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ तक ये बात समझना, हाई कोर्ट के अलावा किसी भी कोर्ट को इशू कर सकती है, ठीक है। और फिर थर्ड रूल में बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, कहाँ पे जो कमीशन तो इशू हो गया लेकिन वो रिटर्न कहाँ पे होगा, वापस कहाँ आएगा कमीशन, तो वो कहाँ पे आएगा। द कोर्ट ऑन इशूइंग एनी कमीशन अंडर दिस रूल शैल डायरेक्ट, यानी कि जो कोर्ट इशू कर रहा है वो बताएगा कि कहाँ रिटर्न होगा, या तो अपने पास करवाएगा या फिर किसी अपने सबऑर्डिनेट का कोर्ट के पास भी करवा सकता है, ठीक है। रूल 4A ध्यान रखना, ये असम के 2018 की प्रीलिम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या पूछा था देखो, रूल 4A कब इंसर्ट किया गया, ऐड हुआ, तो 1999, ये एक्ट 46 ऑफ 1999, नीचे आप इसको मार्क कर लेना, प्रीलिम करके असम में पूछा हुआ था। देखो किस तरह से क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, तो इनको आप प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। जैसे 4A हो, 2A हो, मतलब कोई भी इंसर्ट, अमेंड, सब्स्टिट्यूट वगैरह हुआ है, उनकी एक बार ईयर को भी ध्यान ज़रूर रखना, ठीक है। तो 4A में क्या कहता है देखो, कमीशन फॉर एग्जामिनेशन ऑफ एनी पर्सन रेसिडेंट विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट। हमने अभी पढ़ के आए हैं कि जो कोर्ट की लिमिट है उसमें भी थर्ड में हमने किया, विटनेस जो रहता है उसको एग्जामिन कर सकते हैं। तो 4A में देखो क्या कह रहा है, नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग, जो भी इन रूल में कहा गया है, जो भी हो, एनी कोर्ट, अगर उसे किसी भी कोर्ट को लगता है इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस या एक्सपीडिशियस डिस्पोजल ऑफ द केस, यानी कि उससे केस को जल्दी सॉल्व करना है या जनहित में है, इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस में है, तो क्या करेंगे, तो कमीशन को इशू कर सकते हैं इंटेरोगेटरीज पे भी या अदरवाइज भी, जो लोकल लिमिट्स में रहता है, ठीक है। यानी कि स्पेशल रीज़न ना भी हो, लेकिन ये 2 कंडीशन, इनमें से एक, क्योंकि और यूज़ हुआ है, या तो इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस या एक्सपीडिशियस डिस्पोजल, यानी कि सपोज कीजिए केस को जल्दी सॉल्व करना है तो बेशक वो पर्सन यहाँ रह रहा है लोकल लिमिट्स में, उसके लिए भी कमीशन इशू हो सकता है और फिर एविडेंस लिया जा सकता है, ठीक है। रूल 5 कहता है कमीशन ऑन और रिक्वेस्ट टू एग्जामिन विटनेस नॉट विद इन इंडिया, यानी कि बाहर जो इंडिया में नहीं रह रहा है विटनेस, बाहर कहीं पे है, फॉरेन में है, उसके लिए भी कमीशन या लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजा जा सकता है। देखो क्या कह रहा है, कोई भी कोर्ट जिसके पास एप्लीकेशन गई है कमीशन को इशू करने के लिए कि भैया इस पर्सन का एग्जामिन करना है और ये यहाँ नहीं रहता, बाहर रहता है, तो कोर्ट जो है कमीशन जारी कर देगी या फिर लेटर ऑफ रिक्वेस्ट कर देगी जो पर्सन बाहर रह रहा है उसके लिए, ठीक है, क्योंकि वो क्या है, विटनेस है।
रूल 6 बात करता है कोर्ट टू एग्जामिन विटनेस परसुएंट टू कमीशन। सिंपल, इसमें कुछ खास बात नहीं है रूल 6 में, केवल ये लिखा है कोर्ट जिसको कमीशन के लिए रिसीव किया गया है भाई आप एग्जामिन कीजिए, वो फिर आगे जो है अपनी कार्रवाई करेगा, यानी कि कमीशन को भेजेगा। ठीक है, जैसे हम एग्जीक्यूशन का पढ़ते हैं ना, एक कोर्ट ने ऑर्डर डिक्री पास की फिर उसके बाद एग्जीक्यूशन के लिए डालते हैं, उसी तरह से आप ये समझना कमीशन किसी भी दूसरे कोर्ट को इशू हो सकता है। उसको होगा तो फिर वो क्या करवाएगा, एग्जामिनेशन। ये इस तरह से आप कंफ्यूज मत होना कि जिस कोर्ट के पास केस है वही कमीशन इशू करेगा या भेज सकता है। हाँ बिल्कुल, वो खुद भी कर सकता है या सबऑर्डिनेट को भी। हमने अभी पढ़ा ना पिछली रूल 4 में कि किस किस को भेज सकता है, तो किसी को भी भेज सकता है बट हाई कोर्ट को नहीं भेजेगा और किसी भी कोर्ट को भेज सकता है। ठीक है, उसके बाद है रूल 6 हो गया हमारा। रूल 7 रिटर्न ऑफ कमीशन विथ डिपोजिशंस ऑफ विटनेस। जब कमीशन को एग्जीक्यूट कर लिया जाएगा, यानी कि पूरा एग्जामिनेशन हो चुका, क्योंकि हम यहाँ एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस की बात कर रहे हैं रूल 1 से लेके 8 तक, तो वो वापस आ जाएगा। जिस कोर्ट ने जारी किया था उसके पास वापस आएगा और फिर जो भी क्वेश्चन आंसर हुए, एग्जामिनेशन हुआ, उनके एविडेंस जो हैं वो ले लिए जाएंगे जिस कोर्ट ने इशू किया। अनलेस, जब तक ऑर्डर फॉर इशूइंग द कमीशन हैज अदरवाइज डायरेक्टेड इन विच केस द कमीशन शैल बी रिटर्न। जब तक ये नहीं कि भाई वापस किस तरह से आएगा या कौन से कोर्ट में, जब तक कुछ इस तरह की कंडीशन नहीं होती हैं तब तक जिसने इशू किया उसी के पास वापस आ जाएगा। अनलेस अगर पढ़ते हैं ना तो एक्सेप्शन आ जाती है। ठीक है, द ऑर्डर फॉर इशूइंग द कमीशन हैज अदरवाइज डायरेक्टेड इन विच केस the commission shall be returned in terms of such order and the commission and the return thereto and the evidence taken under it shall form part of the record of the suit। फिर वो क्या होगा, रिकॉर्ड बन जाएगा किसमें, सूट में। वो एविडेंस जो लिया है वो सूट में बन जाएगा। यानी कि सिंपल है, ऑर्डर दिया कमीशन का, कमीशन वहाँ पे जारी हुआ। ठीक है, क्वेश्चंस आंसर जो एग्जामिनेशन कमीशन ने करना था वो कर लिया, रिटर्न होगा। कहाँ पे होगा, जिस कोर्ट ने इशू किया था। अनलेस, जब तक कोई स्पेशल ऑर्डर ना हो कि किसी और के पास जाना हो। ठीक है, रूल 8 में फिर बात करता है, देखो रूल 8 में बात करता है व्हेन डिपोजिशंस में बी रेड इन एविडेंस। ठीक है, अब डिपोजिशंस क्या होती हैं, जो कमीशन गया वहां पे जो भी विटनेस ने अपना बयान दिया। एविडेंस टेकन अंडर अ कमीशन, कमीशन में जो भी एविडेंस लिया जाएगा वो रीड नहीं किया जाएगा बिना उस पार्टी के जिसके खिलाफ ये सब ऑफर किया गया है, जिसके खिलाफ बोला गया है, उसकी कंसेंट के बिना आप एविडेंस नहीं दे सकते। अच्छा, लेकिन दे सकते हैं अनलेस ए और बी, इन कंडीशन में दे सकते हैं। ध्यान देना, कमीशन जो है एविडेंस में नहीं लिया जाएगा जब तक कि उस पार्टी की कंसेंट ना हो जिसके खिलाफ ये बयान वगैरह हुआ है, यानी कि जिसके खिलाफ ऑफर हुआ है। अनलेस क्या है, एक्सेप्शन मान लीजिए इन्हें। ए में लिखा है पर्सन जिसने एविडेंस दिया है वो जुरिस्डिक्शन के बाहर है, मर चुका है, बीमार है, मतलब कि बीमार, सिकनेस और इन्फर्म ऐसी है कि वो अटेंड नहीं कर सकता, या पर्सनल अपीयरेंस से उसको एग्जेम्प्ट कर दिया है कोर्ट ने, भैया आप मत दो, पर्सनली आके आप मत दो, तो कोर्ट के ऑर्डर से एग्जेम्प्ट किया गया है, या गवर्नमेंट सर्विस ऐसी है कि वो छोड़ के नहीं आ सकता। इन कंडीशन में तो यानी कि विद कंसेंट हो जाएगा। तो रूल 8 में ए बी के आगे लिख लो एरो करके विद कंसेंट। ठीक है, क्योंकि ऊपर लिख दिया विदाउट कंसेंट एविडेंस नहीं पढ़ा जाएगा, लेकिन इनमें इन कंडीशन में विद कंसेंट हो सकता है। विद कंसेंट मतलब कंसेंट की ज़रूरत ही नहीं वहाँ पे, यानी कि देखो इसको इस तरह से पढ़ना, एविडेंस शैल नॉट बी रेड, ठीक है, विद कंसेंट। ए और बी को ऊपर हमने क्या पढ़ लिया, विदाउट कंसेंट आप नहीं दे सकते, लेकिन एविडेंस जो है, या फिर आप इसे, मैं ज़्यादा ट्रिकी कर रही हूँ इसको, आप सिंपल ये कर लीजिए कि कंसेंट हो चाहे ना हो कोई मतलब नहीं, एविडेंस पढ़ा ही जाएगा। ठीक है, ए और बी में। हाँ, ऐसे आप समझ लीजिए। विद विदाउट कंसेंट में केवल आप ये ध्यान रखो
रूल कहता है बिना कंसेंट के आप एविडेंस नहीं रेड करेंगे, ठीक है। लेकिन ए और बी में कंसेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, एविडेंस पढ़ा ही जाएगा, इस तरह से याद कीजिए, ठीक है। सॉरी मैंने थोड़ा आपको शुरू में कंफ्यूज कर दिया। अब ये बात ध्यान रखिएगा। बी में कहता है कोर्ट अपनी मर्जी से, जो ऊपर लिखे हैं ना ये ए, यानी कि ये जो ए में ये पर्सन्स हैं बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन डेट सीक इन्फॉर्म, इनको भी चाहे इनका प्रूफ ना मिले, यानी कि हो सकता है वो जुरिस्डिक्शन के बाहर ना हो, इनको भी माफ डिस्पेंस कर सकता है, ख़त्म कर सकता है इन कंडीशंस को भी, और अपनी मर्जी से ऑथराइज्ड कर सकता है एविडेंस लिए जाएं। यानी कि देखो रूल में कह दिया विदाउट कंसेंट एविडेंस नहीं होंगे, ठीक है। ए में कह दिया एक्सेप्शन की भाई इन कंडीशन में तो पढ़ा जाएगा। बी में कहता है बेशक से ये कंडीशंस भी ना हो, बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन डेट वगैरह, कोर्ट अपनी मर्जी से इनको खत्म करके अपनी पावर से, डिस्क्रिशन वर्ड यूज हुआ है, अपनी मर्जी से इन कंडीशन के ना रहते हुए भी एविडेंस ले सकता है, रेड कर सकता है, ठीक है। तो सारी पावर किसको दे दी? कोर्ट को दे दी। रूल की तो कोई अहमियत ही नहीं रही है, ठीक है। ये हैं तो ठीक है, अगर ये नहीं भी हैं तो कोर्ट की पावर दे दी बी में, ठीक है। आपको कुछ समझ ना आए तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बता दीजिएगा, ओके। अब आता है सेक्शन 75 बी में हमने किया था लोकल इन्वेस्टिगेशन। यहाँ पे रूल 9-10 डील करता है लोकल इन्वेस्टिगेशन से। तो रूल 9 के बारे में प्रीलिम क्वेश्चन लिख लीजिएगा, यहाँ पे आया हुआ था कि लोकल इन्वेस्टिगेशन किस रूल में आता है, ऑर्डर 26 रूल 9 में। कमीशन इश्यू होता है, क्यों होता है लोकल इन्वेस्टिगेशन के लिए? सपोज कीजिए कोई डिस्प्यूट है, ठीक है, उसका असली मामला हमें पकड़ना है, एलुसिडेटिंग एनी मैटर इन डिस्प्यूट, तो उसके लिए, या फिर कोई प्रॉपर्टी है उसकी मार्केट वैल्यू जाननी है उसके लिए, या कोई मीन प्रॉफिट है उसका अमाउंट, या डैमेजेस या एनुअल नेट प्रॉफिट पता लगाना है, उसके लिए कमीशन इशू हो जाएगा, ठीक है। इसे बोलते हैं लोकल इन्वेस्टिगेशन। तो ये 3 चीज़ें ये है ना, ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। प्रीलिम में भी आ सकता है, मेंस में भी आ सकता है, ओके। कोर्ट में इशू अ कमीशन टू सच पर्सन कर देगा, प्रोवाइडेड फिर कहता है किसी स्टेट गवर्नमेंट के कुछ रूल हैं रिगार्डिंग कमीशन तो वो ही फॉलो होंगे, ओके। रूल 10 में प्रोसीजर बोल रहा है, ये रूल 10 ध्यान रखिएगा क्योंकि ये रूल प्रोसीजर जो है आगे भी यूज़ होगा, आगे आने वाले रूल्स में। तो रूल 10 कहता है प्रोसीजर ऑफ कमिश्नर, यानी कि कमीशन अपॉइंट हो गए तो वो कमिश्नर का प्रोसीजर क्या होगा? तो लोकल इंस्पेक्शन जो करवाएगा कमिश्नर, ठीक है, 9 और 10 जुड़े हुए हैं क्योंकि लोकल इन्वेस्टिगेशन में आते हैं। तो क्या करेगा वो? रिड्यूसिंग टू राइटिंग द एविडेंस, जो भी एविडेंस लिखे हैं उनको लिख देगा और रिपोर्ट तैयार करके अपने साइन लगाकर कोर्ट में भेज देगा। सेकंड बात करता है रिपोर्ट एंड डिपोजिशंस टू बी एविडेंस इन सूट, और जो भी रिपोर्ट होगी वो एविडेंस में दी जाएगी और रिकॉर्ड में शामिल होगी। बट कोर्ट या फिर कोई भी दूसरी पार्टी जो है ऑफ कोर्स कोर्ट की परमिशन के साथ एग्जामिन कर सकती है किसे? कमिश्नर को, ठीक है। कमिश्नर में बी एग्जामिन्ड इन पर्सन, सब रूल 3 में ये लिखा है, ठीक है। और अगर मान लो इस जो रिपोर्ट तैयार की है कमिश्नर ने उससे डिससेटिस्फाइड हैं तो इंक्वायरी भी कोर्ट बिठा सकती है, ठीक है। उसके बाद है कमीशंस फॉर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, मिनिस्टीरियल एक्ट एंड सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। तो 10A में जो है 75E कर लेना, जो हमने साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन पढ़ा, यानी कि कोई मान लो केस सूट है, ठीक है, उसके अंदर कुछ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन इन्वॉल्वमेंट है उस चीज़ की, तो उसके लिए भी क्या होगा? कमीशन इशू हो जाएगा, ओके। और मैं कह रही थी ना आपको रूल 10 याद रखना प्रोसीजर का, तो सब रूल 2 10A के में कहता है कि जो प्रोसीजर हमने प्रोविज़न रूल 10 में जो किया कि कमीशन वहाँ पे साइन करेगा और उसको एग्जामिन भी कर सकते हैं, डिससेटिस्फाइड हैं तो इंक्वायरी भी होगी, वो सभी रूल यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। 10B के आगे लिख लेना 75G, क्योंकि ये मिनिस्टीरियल एक्ट है। मिनिस्टीरियल एक्ट मैंने आपको सेक्शन करते वक्त बताया था कि जो रिलेट करते हैं गवर्नमेंट के
ड्यूटीज से, ठीक है, गवर्नमेंट के कोई एक्ट हैं उनसे, वो होते हैं मिनिस्टीरियल एक्ट। तो कोई सूट में कोई ऐसा मिनिस्टीरियल एक्ट है जो कोर्ट को लगता है नहीं, कोर्ट में जो है उसको अच्छी तरह से कन्वीनियंटली परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए भी क्या होगा, कमीशन इशू हो सकता है। फिर वही बात आ जाएगी, रूल 10 में जो प्रोसीजर है वही अप्लाई हो जाएगा। फिर 10C में है मूवेबल प्रॉपर्टी, इसके आगे आप 75F लिख लीजिए, ए प्रॉपर्टी इन कस्टडी ऑफ कोर्ट पेंडिंग द सूट, ठीक है। अब सेल यानी कि मूवेबल प्रॉपर्टी है, उसका सेल करवाना है, तो उसके लिए कमीशन क्यों होगा, मान लो ऐसी प्रॉपर्टी है उसे प्रिजर्व नहीं किया जा सकता, तो वहाँ पे भी क्या होगा, सूट में कमीशन इशू हो जाएगा, ठीक है। उसके आगे है कोर्ट इशू कमीशन टू सच पर्सन, यानी कि कोई ऐसा पर्सन अपॉइंट कर देगी एज अ कमिश्नर कि जो सेल करवाएगा और रिपोर्ट किसको देगा, कोर्ट को देगा। सेम वही बात आ जाएगी। सेकंड सब रूल कहता है प्रोसीजर ऑफ रूल 10 विल अप्लाई, और जो भी सेल होगी वो वही प्रोसीजर अपनाया जाएगा जो सेल की एग्जीक्यूशन के लिए किया जाता है एग्जीक्यूशन में। अभी ये मैंने नहीं करवाया एग्जीक्यूशन, आगे मैं आपको करवाऊंगी। कमीशंस टू एग्जामिन अकाउंट्स, इसके आगे 75C लिख लीजिए, 75C से रिलेट करता है 11-12। कमीशन टू एग्जामिन और एडजस्ट अकाउंट्स, यानी कि कोई ऐसा सूट है जिसमें कुछ अकाउंट्स है उसको एडजस्ट करना है, एग्जामिन करना है, तो कोर्ट क्या करेगी, कमीशंस को इशू कर सकती है। रूल 12 में कहता है कोर्ट टू गिव कमिश्नर नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस, कोर्ट जो है कमिश्नर को जो है कुछ इंस्ट्रक्शन देगी स्पेसिफिकली, जिसके लिए वो इंक्वायरी वगैरह भी होल्ड करवा सकता है कमिश्नर, और जो अपनी रिपोर्ट को कोर्ट में देगा। प्रोसीडिंग्स एंड रिपोर्ट टू बी, जो भी वो लेके आएगा यानी कि रिपोर्ट तैयार करेगा उसको फिर आप एविडेंस में ले सकते हैं, और डिससेटिस्फाइड हैं तो वही फर्दर इंक्वायरी जो हमने 10 में पढ़ा। ओके, कमीशंस टू मेक पार्टीशन के आगे 75D लिख लीजिए। रूल 13-14 डील करता है कमीशंस टू मेक पार्टीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि पार्टीशन का केस था और वहां पे प्रीलिमिनरी डिक्री आ चुकी है, पास हो चुकी है, तो कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट जो 54 में अब ये भी एग्जीक्यूशन का ही पार्ट है, अब प्रोवाइड नहीं किया गया है तो वहां पे कमीशन को इशू कर देगा, ठीक है। और प्रोसीजर फिर लिखा है रूल 14 में कि कमिश्नर जो है इंक्वायरी वगैरह बिठाएगा और डिवाइड करेगा प्रॉपर्टी को, क्योंकि पार्टीशन का है, जितने शेयरर हैं और जितने भी पार्टीशन की डिमांड कर रहे हैं उनके बीच में क्या करेगा, प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, ठीक है। उसके बाद रिपोर्ट तैयार होगी, जो भाई इसको इतना शेयर मिला है, इसको वो कोर्ट नहीं कर रहा है, अभी कमिश्नर कर रहा है, तो वो फिर उसके बाद वो रिपोर्ट जो है कि भाई मैंने इतने इस शेयरर को इतना अपॉइंट किया है कि इतना शेयर मिलेगा। अब वो कमिश्नर किसको भेज रहा है रिपोर्ट, कोर्ट को। अब कोर्ट की मर्जी है, या तो जो उसने शेयर बांट दिए वैसे ही रहें या फिर वेरी कर ले, ठीक है, ध्यान रखना। फिर आता है जनरल प्रोविजंस रूल 15 से, ठीक है, यानी कि पावर आ जाएंगी यहाँ से एक तरह से जो सब पे अप्लाई होंगी, अभी अलग अलग था ना। तो एक्सपेंसेस, यानी कि अब कोर्ट में जो ये कमीशन वगैरह अपॉइंट हुए, इनका खर्चा कौन उठाएगा, है ना, इनका खर्चा भी तो कोई उठाएगा। तो खर्चा कौन उठाएगा, जो पार्टी, जिसके पार्टी कहने पे ये हुआ है वो जो है कमीशन का खर्चा उठाएगा, या दूसरी चीज भी है जिसके बेनिफिट के लिए कमीशन अपॉइंट हुआ है वो उठाएगी। रूल 16 पावर्स ऑफ कमिश्नर, पीटी मेंस दोनों लिख लीजिए, व्हाट आर द पावर्स ऑफ कमिश्नर, ठीक है। तो ये 16 में है, एनी कमिश्नर अपॉइंटेड अंडर दिस ऑर्डर में, ये आगे आ जाएगा। कैसे, देखो, एग्जामिन कर सकता है पार्टी को और उनके विटनेसेस को, डॉक्यूमेंट्स या कोई अदर रेलेवेंट चीज़ है उसको बुला सकता है, किसी भी बिल्डिंग या लैंड पे जाके एग्जामिन कर सकता है उसका, वहाँ पे कोई अकाउंट है वो ले सकता है, लेकिन रीजनेबल टाइम लिखा हुआ है, यानी कि रीजनेबल टाइम में वो एंटर करे। रूल 16A क्वेश्चंस ऑब्जेक्टेड टू बिफोर द कमिश्नर, यानी कि सपोज कीजिए कमिश्नर ने कोई क्वेश्चन पूछा किसी पार्टी को, पार्टी बोली कि नहीं इसका तो हम ऑब्जेक्ट करते हैं, कमिश्नर क्या करेगा, राइट डाउन कर लेगा, भैया मैंने क्वेश्चन पूछा था इस पार्टी से और इसने जो है मना कर दिया, ऑब्जेक्ट कर दिया, ठीक है। और कमिश्नर वहां पे क्वेश्चन आंसर को नहीं नोट डाउन करेगा जहां प्रिविलेज है, ठीक है, यानी कि पार्टी कह देती है भाई इसका हमें प्रिविलेज है, इसका आंसर देना कोई ज़रूरी नहीं है,
तो कमिश्नर क्या करेगा, वहां नोट डाउन तो नहीं करेगा, लेकिन ये केस किसके पास जाएगा, फिर प्रिविलेज का कोर्ट डिसाइड करेगी, है ना। कमिश्नर के पास तो ये है नहीं पावर। अब कोर्ट जो है प्रिविलेज का जब तक क्वेश्चन डिसाइड कर रही है, वो और क्वेश्चन पूछ सकता है, या वो भी मतलब जो पूछ रहा था वो भी पूछ सकता है। लेकिन होगा क्या, अगर मान लो कमिश्नर कोर्ट कह देती है हाँ भैया इसके प्रिविलेज में आता है, आप नहीं नोट डाउन कर सकते हो या नहीं पूछ सकते हो, तो आगे बढ़ेगा कमिश्नर। और अगर उसने मना कर दिया तो वो दोबारा बुला के उनसे सेम क्वेश्चंस भी पूछ सकता है, ठीक है। तो समझ आ गया होगा आपको रूल 16 तक। उसके बाद है, ये मैंने यही लिखा हुआ है, प्रिविलेज क्वेश्चन जब तक डिसाइड करेगा, ठीक है। उसके बाद है रूल 17, अटेंडेंस एंड एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बिफोर कमिश्नर। यानी कि सारे रूल्स जो हैं रिलेटेड टू समनिंग, अटेंडेंस, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस, रेम्युनरेशन, जो भी सीपीसी में है वो कमीशन पे अप्लाई होंगे, ठीक है। अगर मान लो कमिश्नर जज नहीं है, यानी कि किसी और पर्सन को अपॉइंट किया था, तब भी वो पेनल्टीज लगा सकता है किसी पार्टी पे। कमिश्नर अप्लाई कर सकता है कोर्ट को, यानी कि हाई कोर्ट को छोड़ के किसी भी उसमें अप्लाई कर सकता है कुछ इशू करने के लिए, ठीक है। प्रोसेस अगर उसे इशू करना है तो किसी कोर्ट में वो कर सकता है, यानी कि पावर दी है पेनल्टी की भी और इशू प्रोसेस करने की किसी भी कोर्ट में एक्सेप्ट हाई कोर्ट। रूल 18 है, पार्टीज टू अपीयर बिफोर कमिश्नर, कोर्ट डायरेक्ट दैट पार्टी टू सूट शैल अपीयर बिफोर कमिश्नर। कोर्ट बताएगी कि भैया आपको कमिश्नर के पास अपीयर होना है, जो भी है ये जो हम अभी पढ़ के आए हैं उन्हीं को बता दिया है। और अगर अपीयर नहीं होते हैं तो कमिश्नर फिर वहाँ पे एब्सेंट मार्क कर देगा। 18A में है, जो भी एप्लीकेशन ऑफ ऑर्डर है वो एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग पे भी अप्लाई हो जाएगा। 18B में है, कोर्ट टू फिक्स अ टाइम फॉर रिटर्न, यानी कि कमीशन इशू करते वक्त कोर्ट ये भी फिक्स करेगी कि कितने टाइम में कमीशन रिटर्न मेरे पास हो जाना चाहिए। उसके बाद रूल 19 की काफ़ी बात हुई थी। अब फॉरेन ट्रिब्यूनल्स, अगर कोई फॉरेन में कोर्ट है, वहाँ पे कोई केस सूट चल रहा था, वो चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे कोई विटनेस है वो गवाही दे सकता है, यहाँ पे एविडेंस मिल सकता है, तो वहाँ पे कमीशन इशू हो सकता है और अब काम आएगा हाई कोर्ट, ठीक है। रूल 19 में कहता है केसेस इन विच हाई कोर्ट में इशू कमीशन टू एग्जामिन विटनेस। अगर हाई कोर्ट सेटिस्फाई होता है कि फॉरेन कोर्ट, जो फॉरेन कंट्री में कोई कोर्ट है, वो चाहता है कि एविडेंस यहाँ पे मिलेंगे, कॉमा लगा है, यानी कि तीनों चीज़ें फुलफिल होनी चाहिए, सिविल नेचर का केस है और विटनेस जो है वो उनकी हाई कोर्ट की लोकल लिमिट्स में है, तो तीनों कंडीशन को होते हुए हाई कोर्ट अगर सेटिस्फाई होता है तो अपने यहाँ पे क्या करेगा, कमीशन इशू कर देगा। किस पर्पज़ के लिए, विटनेस के एग्जामिन के लिए। सेकंड में कहता है एविडेंस जो है मे बी गिवन ऑफ द मैटर, यानी कि ऊपर ABC लिखे हैं ना सब रूल के, वहाँ पे एविडेंस लिया जा सकता है। क्या होगा, सर्टिफिकेट जो है वो साइन करेगा कौन, फॉरेन कंट्री का कोई हाईएस्ट रैंक पे बैठा है, वो साइन करके हाई कोर्ट को देगा। हमारी हाई कोर्ट को कैसे देगा, थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। डायरेक्ट हाई कोर्ट में नहीं भेज सकता वो, हमारी पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से बात होगी फिर हाई कोर्ट में भेजेगा। या लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भी भेज सकता है कौन, फॉरेन कोर्ट, किसको, हमें, कहाँ से, थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट। और बाय अ लेटर ऑफ रिक्वेस्ट इशूड बाय अ फॉरेन कोर्ट एंड प्रोड्यूस्ड बिफोर द हाई कोर्ट बाय अ पार्टी टू द प्रोसीडिंग, ठीक है, सिंपल है। रूल 20 में कहता है एप्लीकेशन फॉर इशू ऑफ कमीशन, यानी कि हाई कोर्ट जो है इशू कर सकता है कमीशन, रूल 19 में जो ऊपर पड़ा, किस पे, या तो पार्टी अप्लाई कर दे, कहाँ पे, फॉरेन कोर्ट में, या स्टेट गवर्नमेंट जो है वहाँ का कोई लॉ ऑफिसर एप्लीकेशन दे दे वहाँ पे। रूल 20 फिर कहता है एप्लीकेशन, रूल 21 कहता है टू होम कमीशन में बी इशूड, ठीक है। जो भी कमीशन है अंडर रूल 19 वो किसे इशू होगा, टू एनी कोर्ट जहाँ पे विटनेस रिसाइड करता है, ठीक है, यानी कि जहाँ पे वो विटनेस है उस कोर्ट को इशू हो जाएगा थ्रू हाई कोर्ट। फिर रूल 22 लास्ट है इशू एग्जीक्यूशन एंड रिटर्न ऑफ कमीशंस एंड ट्रांसमिशन ऑफ एविडेंस टू फॉरेन कोर्ट। एक चार्ट बनाया छोटा सा, ये देख लीजिएगा। रूल्स अप्लाई होंगे, ये लिखे हैं 6, 15 और 17, 18, 16, A18 भी एक बार ये जो हम पढ़ के आए हैं, ये रूल अप्लाई हुए, एविडेंस लिया, हाई कोर्ट के पास आया, हाई कोर्ट ने हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा,
लेटर ऑफ रिक्वेस्ट है अगर उसे भी ऐड किया और फिर दोबारा फॉरेन कोड को भेजा। ध्यान रखना रूल 19 से लेके 22 तक सभी जो हैं कहाँ पे अप्लाई होंगे, बाहर से जब आपके पास कमीशन इश्यू होता है। ठीक है, वीडियो समझ में आई हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।